नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंदौर के लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी। शंकर ललवानी इंदौर के लोकसभा सदस्य हैं। पिछला चुनाव उन्होंने एक बड़े अंतर से जीता है और देश में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले जो सांसदों की सूची है, पहले 10 सांसदों में उनका भी नाम है। अनेक पदों पर वो रहे हैं। वे आईडीए के इंदौर विकास प्राधिकरण के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, कई बार पार्षद रहे हैं, जन कल्याण समिति के जनकार्य समिति के अध्यक्ष रहे हैं, सभापति रहे हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां उन्होंने संगठन की हो या सरकार की हो, सत्ता की हो, निभाते रहे हैं। इन दिनों कोरोना महामारी के चलते हुए वे लगातार इंदौर में डेरा डाले हुए हैं, फील्ड में हैं, लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं और उनकी जो परेशानियां हैं उसे समझने के बाद उसे सुलझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो बड़ा काम शंकर ललवानी कर रहे हैं वो ये है कि केंद्र सरकार और इंदौर के बीच में वो एक सेतु का काम कर रहे हैं, क्योंकि इंदौर देश के ही उन 5 बड़े शहरों में शामिल है जहाँ कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज हैं। इसलिए भी शंकर ललवानी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि वे केंद्र से जो ज़रूरत है, जो इमदाद है, जो सहायता है, वो जल्दी से जल्दी इंदौर को दिलवाएं और इसी काम में शंकर ललवानी जुटे हुए हैं। शंकर जी, आपका बहुत स्वागत है। शंकर भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मार्च के शुरुआती दिनों में जब हमको लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है और देखते देखते ही हालत बद से बदतर हो गई, इतनी बिगड़ गई कि अब ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथ से स्थिति निकल गई है। बहुत साफगोई से मैं जानना चाहता हूं कि इस बिगड़ी हुई स्थिति के लिए क्या परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, कौन जिम्मेदार है? देखिए, ये समय वैसे राजनीति करने का तो नहीं है, लेकिन जब आपने ये पूछा है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या परिस्थितियाँ रही है, तो मैं आपको थोड़ी पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूँगा। फरवरी अंत में और मार्च के प्रथम सप्ताह में हमारी केंद्र की सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी जारी की थी और ये एडवाइजरी जो WHO से आई थी हमें कि किस प्रकार चाइना में इस प्रकार की बीमारी हुई है और उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ने वाला है और धीरे धीरे शुरुआत चाइना से हो भी गई थी बाहर जाने की। तो उस समय जो एडवाइजरी जारी की गई थी, केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को कहा था कि आप अपने यहाँ पर इन चीज़ों की तैयारी रखें। उस समय यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और उस समय उनको तैयारी करने के लिए कहा गया था और मैं भी लोकसभा चल रही थी उस समय और उस चलती लोकसभा में एक दिन के लिए मैं इंदौर आया था और वो संभवतः लोकसभा की छुट्टी थी, रविवार का दिन था, मुझे ध्यान आ रहा है 8 मार्च को। मैंने सभी अधिकारियों को पहले सूचित किया था कि 8 मार्च को हम बैठ के तय करेंगे कि किस प्रकार की स्थितियाँ इंदौर में, खुदा न खास्ता कभी कोई पॉजिटिव निकलता है तो क्या स्थितियाँ हमारी रहेगी। रेसिडेंसी कोटे में मैंने सभी को बुलाया था और हम सब बैठे भी थे, पर जितने भी मैंने अधिकारियों को बुलाया था उनकी तैयारियों के बारे में जानकारी ली थी, कोई भी विभाग इंदौर में तैयार नहीं था इस कोरोना की लड़ाई को लड़ने के लिए। और उसी समय मैंने कहा था कि आप तैयारी रखें, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल पूरे विश्व में देखे जा रहा है तो हम भी इसमें बचने वाले नहीं है, हमको तैयारी रखना चाहिए। अलर्ट कर दिया था आपने? मैंने बिल्कुल अलर्ट कर दिया। 8 मार्च को आपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट कर दिया था कि हम उस मुहाने पे, उस खतरे के किनारे पे बैठे हुए हैं, तैयारी कर लीजिए। और फिर जब मैं उसके बाद उन्होंने बोला कि हम ये तैयारी करेंगे। अच्छा, तब उन्होंने कहा कि हम करेंगे, उस समय तक कोई तैयारी नहीं थी? हो जाना चाहिए थी, क्योंकि हमारी एडवाइजरी उसके पहले जारी हो गई थी राज्य सरकारों को। राज्य सरकार ने शहरों को उस समय, तब तक मुझे लगता है उन्होंने एडवाइस जारी करी नहीं थी, हो सकता है 1-2 बैठक करी हो, मैं उसके लिए मैं नहीं कहता, लेकिन उस समय सरकार का जो मूड था ना वो दूसरा था। और उस समय सरकार क्या मूड था उस समय सरकार का? उस समय मैं देख रहा था, मैं जो समाचार पत्र में पढ़ रहा था, उस समय लोकसभा चल रही थी, यहाँ एक आईफा अवार्ड होने का तैयारी चल रही थी जोर शोर से, इंदौर में होने वाला था। कमलनाथ सरकार का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था वो। ड्रीम प्रोजेक्ट था और उसकी तैयारी को लेके बम्बई जा रहे थे, भोपाल में, यहाँ पर सब लगे हुए थे। तो मुझे लगता है कि अगर उसकी जगह वो अगर कोरोना की लड़ाई में लड़ते, तैयारी में लगते, तो ज़्यादा अच्छा रहता, ये हालात नहीं होते। तो ये शुरुआती हालात जो
तैयारी करनी थी वो हमारी नहीं हुई, एक चूक वहाँ हुई। दूसरी, जब लॉकडाउन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी और उस समय हमने देखा कि किस प्रकार से जिला प्रशासन ने भी और यहाँ की जनता ने भी उसको बहुत ही सीरियसली नहीं लिया, बहुत कैजुअल लिया। और उसका परिणाम निकला कि किस प्रकार से लोग सड़कों पे, लॉकडाउन हमने देखा वो शाम को 5 बजे तक लॉकडाउन था। आपने भी देखा किस प्रकार लोग नहीं राजभवन देखिए पे आ शंकर भाई, गए। उस समय जब जिला प्रशासन ने छुट्टी सुबह 7 बजे से 2 बजे तक की दी है, तो आप जनता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि 7 से 2 में बाजार में क्यों आ उस रही समय है। ये प्रोटोकॉल था कि आप सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, ये हमको समझना था कि हम अगर बाहर निकल रहे हैं तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी पहले दिन से बोल रहे हैं कि हमको सोशल डिस्टेंस बना के चलना है, पर उस समय हमने देखा नहीं बनना, दूसरा करें। तीसरा, शुरुआती हो गई, लेकिन जब जांच करने हम निकले तो हमने देखा कुछ क्षेत्रों में इतने सारे प्रकरण निकल गए कि हम सब आश्चर्यचकित हो गए। और प्रकरण निकले तो ठीक है, लेकिन जब हम जांच करने जा रहे हैं तो उस समय जिस प्रकार डॉक्टरों के ऊपर हमला हुआ, जिस प्रकार उनके ऊपर थूका गया, पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाया गया, रानीपुरा में, टाटपट्टी बाखल में, चंदन नगर में। तो ये जो सिचुएशन बनी, ये सिचुएशन अप्रिय घटना थी और उसके कारण स्थिति उस समय कंट्रोल में नहीं पाई। फिर हमने देखा कि किस प्रकार अगर आप पुराने आंकड़े देखेंगे कि किस प्रकार इस विशेष वर्ग के लोग घरों से निकले ही नहीं। अगर मुझे लगता है कि अगर उनको बीमारी थी, अगर उनको इस प्रकार के लक्षण थे, तो उनको निकल के बाहर आना चाहिए और बताना चाहिए कि हमको ये बीमारी है और उसका इलाज होता। अब वो उस समय घरों में बैठे रहे। और आपको मालूम है जो क्षेत्रों के नाम आप बता रहे हैं, कौन लोग घरों में बैठे रहे, किन लोगों ने छुपाया? जिन लोगों ने छुपाया और जिन क्षेत्रों के नाम आप बता रहे हैं वो घरों में छिपे रहे। और घरों में छिपे रहे, उनके आपने देखा है कि घर पास पास में वो जो क्षेत्र आप नाम बता रहे हैं वही क्षेत्र प्रमुख है शुरुआती दौर में, जो घरों जिनके घर भी पास में हैं, एक एक घर में कई लोग खजराना रहते है, हैं। टाटपट्टी बाकल है, सभी चंदन नगर है, रानीपुरा है, दौलतगंज है, आलापुरा है, बॉम्बे बाजार। इनमें से ही निकले सबसे ज़्यादा। और जो वहाँ से जो शुरुआत हुई और मुझे लगता है उसके कारण जो फैला, वो शुरुआती दौर रहा जिसमें इंदौर को इतनी संख्या में इस मरीजों को ले गए। नहीं, एक आरोप तो ये भी है कि जब कोरोना की मध्य प्रदेश में दस्तक हो रही थी, जी, तो भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, आपकी नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, अमित शाह जी की सरकार हो, और मध्य प्रदेश भाजपा के तमाम बड़े नेता, शिवराज सिंह जी हों, नरोत्तम मिश्रा जी हों, या बाकी लोग भी हों, कैलाश विजयवर्गीय हों, ये सब लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक जमावट, उठापटक में लगे हुए थे कि सरकार गिर जाए कमलनाथ जी की। नहीं, कई हमारे और राष्ट्रीय नेता कई नहीं करते थे। उस समय जो तैयारी होनी चाहिए थी कोरोना की, वो तैयारी आपने। पूरे देश में तैयारी चल रही थी, माननीय प्रधानमंत्री निर्देश पे माननीय गृह मंत्री अमित शाह पर जी मध्य प्रदेश में तो भाजपा सरकार गिराने का खेल रही थी ना। हम देखो, फिर ये गिराने का खेल नहीं था, ये तो उनकी आंतरिक समस्या थी। उनकी आंतरिक जो असंतुष्ट लोग थे उन्होंने वो बागी हो गए। हमने कभी नहीं कहा, हम शुरू से ये बात कहते हैं कि हम कभी सरकार को गिराएंगे नहीं, सरकार नहीं, अपने अब आप वो गिरेगी। अब अतीत हो गया। मैं तो हमने कभी नहीं गिराया, ये तो उनकी आपत्ति थी। क्या सरकार बचाने और गिराने के खेल में मध्य प्रदेश में कोरोना बहुत फैल गया? नहीं, उस समय जिनकी जवाबदारी थी, जिनको पूरी तैयारी करनी थी, उन्होंने तैयारी नहीं की। चाहे वो प्रदेश सरकार हो, चाहे उनकी जिला प्रशासन हो, उस समय के जो तैयारी करनी थी उस समय नहीं, और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। अब जो समस्या आ रही है शंकर भाई, वो इंदौर में देखिए, अब 1466 कल तक का रिकॉर्ड है, आज हम 1500 के पार चले आएंगे। टेस्ट का एक बड़ा इशू हो गया। जो दक्षिण कोरिया ने कोरोना की लड़ाई जीती, उसने 3T से जीती: ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। हम ट्रेस तो कर पा रहे हैं, लेकिन हम टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको दे सकता हूं कि 10-10 दिन, 12-12 दिन से रिपोर्ट लोग इंतजार कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं आई, लोग ठीक हो गए कोरोना से, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, उनके लाखों का बिल हो गया। ये टेस्ट में हम कहाँ चूक रहे हैं? ये क्या स्वास्थ्य विभाग का फेल्यूर है? मैंने जो बताया ना, शुरुआती तैयारी हमें करनी थी, उसमें जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसमें हमें लैब तैयार करना थी, तो हमारी लैब तैयार नहीं थी। अब आप बताइए कि वैसे मैं ऐसा नहीं कहूँगा पूरे देश में एक साथ बहुत सारे हुए और पूरे देश में लैब की तैयारी नहीं थी, लेकिन हमारे इंदौर में जो मेडिकल कॉलेज है उसकी जो लैब थी वो स्वाइन फ्लू की लैब थी, उसमें इसकी कोई फैसिलिटी, वायरोलॉजी लैब जो है, वायरोलॉजी लैब। उसके बाद में इसकी टेस्टिंग की लैब तैयार की गई, पर जो लैब तैयार की शुरुआती दौर में देखिए 40, 50, 80 तक टेस्टिंग हो रही थी,
पर जिस प्रकार से इंदौर में नंबर बढ़े, तो अल्टीमेटली ये जो टेस्ट हो रहे थे वो यहाँ होते होते फिर हम भोपाल ले गए कि कुछ सैंपलों को हम भोपाल कराएं। लेकिन अब तो भोपाल ही बहुत बिगड़ा हुआ है। पर भोपाल की स्थिति हमने देखी कि प्रदेश का बाकी लोड, क्योंकि प्रदेश में 2 जगह हो रहा था, एक इंदौर और दूसरा भोपाल, तो भोपाल की लेब पर भी लोड पड़ा। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि सैंपल ज़्यादा हो रहे थे, संख्या ज़्यादा निकल रही थी, सैंपल को ज़्यादा जिस प्रकार से लिया गया था, और जो संख्या बढ़ी, हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं थी। हमने बहुत कोशिश करी, मशीनरी नहीं बुलाई, टेक्नीशियन जो 8 घंटे काम कर रहे थे उनको 16 घंटे करा, बाद में 16 घंटे वाले को 24 घंटे करा। आखिर टेक्नीशियन भी कितना काम करेंगे, आसपास के प्राइवेट लोगों को बुलाया, जितना हो सकता है इतना उसमें करा कि जो कैपेसिटी 40, 50, 60 से थी वो बढ़ के 250, पौने 300 तक पहुंची, लेकिन संख्या सैंपल की जाती, तो जो सैंपलों का बैकलॉग था वो बढ़ गया। अब वो सैंपल लेना जरूरी थे क्योंकि मरीज थे, अब वो सैंपल लगभग 1000 से ज़्यादा हो गए। फिर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, उन्होंने अपने प्रदेश का जो स्टेट प्लान था वो भेजा, उससे पूरे सैंपल लेके नोएडा गए, और नोएडा में टेस्ट हुई, और उसके 2 दिन बाद जो रिजल्ट आया जिसमें एकदम ग्राफ बढ़ा, आपने देखा होगा। और अभी भी पुडुचेरी से कुछ सैंपल्स की रिपोर्ट आनी है। फिर ये बैकलॉग दूसरा इकट्ठा हो गया 1600 का 1600 का। उसमें यहाँ के कुछ सैंपल हमने पांडिचेरी भेजे, और पुडुचेरी यानी वही पांडिचेरी, हाँ जी, ठीक है। और दूसरा हमने अहमदाबाद भेजे। फिर हमने प्रयास किया केंद्र सरकार, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि ये समस्या आ रही, तो हमारे लिए अल्टरनेट लेब भी तैयार होना चाहिए। तो मैंने केंद्र सरकार से बात की, केंद्र सरकार से कुछ प्राइवेट लेब को अप्रूव कराया, और उसके बाद प्रदेश सरकार ने भी उस चीज़ों को, क्योंकि उसमें फिर प्रदेश सरकार का भी रोल आया कि जब हम इसमें टेस्ट कराएंगे तो उसकी राशि भी देना पड़ेगी, तो प्रदेश सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने भी सैंक्शन किए। तो इन दौरान हमने पिछले कुछ दिनों में लेबें बढ़ाई, तो उसका ही परिणाम निकला कि जो आज जो पेंडेंसी आ रही थी, जिसकी बात आप कर रहे थे कि लेब के रिजल्ट नहीं आ रहे थे, लोग परिणाम नहीं आ रहे थे, वो उसका कारण था। और अब एक भी सैंपल पर पेंडिंग हमारा ये नहीं। भी एक बड़ा कारण रहा कोरोना फैलने का। पॉजिटिव मरीज है, वो घर में है या अस्पताल में पड़ा हुआ है, वो पॉजिटिव है, उसकी टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया है, आइसोलेट तो करा था हमने, आइसोलेट करा तो ये था। भी एक बड़ा कारण रहा क्वारंटाइन होगा। में थे वो सेंटर में थे। क्वारंटाइन सेंटर से बहुत सारे लोग पॉजिटिव निकलते थे, 190, 150 लोग क्वारंटाइन सेंटर में वो लगे, थे जिनकी सैंपल टेस्ट पर होते उनके हैं। साथ निगेटिव वाले लोग भी रह रहे थे। पर उनको जहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, वहाँ हमने पूरा प्रोटोकॉल बताया था, उनको पूरा लिखित में दिया था। वहाँ कुछ अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो उनको बताते थे कि आपको अलग रहना है, सबको अलग अलग रहना है, आपकी पूरी व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था, सब चीज़ें वहाँ हमने करी थी, ऐसा नहीं। अब एक समस्या ये आ रही है कि जो लोग पॉजिटिव जिनके यहाँ पाए गए हैं, जिनके मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, 10 दिन बाद रिपोर्ट आई पॉजिटिव, अब उसके परिवार में 3 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, उनका सैंपल अभी तक नहीं हुआ है। बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है कि वो लोग मैसेज डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे मैसेज डाल रहे हैं। एक श्रीमती ओझा जो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी की, उनके पति की पॉजिटिव में मौत हुई, उनके परिवार में वृद्ध लोग थे, उनका सैंपल नहीं हुआ, बाद में जब सोशल मीडिया पे हुआ तब सैंपल लेने के लिए हासानी साहब ने भेजा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कारण वही था कि हमारे पास बैकलॉग का सैंपल इतना था कि हम नए सैंपल नहीं ले पा रहे थे। नए सैंपल लेने में, क्योंकि ये खत्म करना था, वो सैंपल लेने की भी थी, प्रायोरिटी थी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सैंपल लेना चाहिए, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता जैसे आप बता रहे हैं। तो ये तो अब जाके पिछले कुछ दिनों में जाके जब ये प्राइवेट लेबों का हुआ, सैंपल बाहर भेजे गए, तब जाके बैकलॉग जीरो हुआ, और अब जितने भी सैंपल आवश्यक है वो सब लिए जा रहे हैं। शंकर भाई, अभी जो चीज़ों की एक बात है, तो बहुत सारी समस्याएं भी इस लॉकडाउन में आ रही हैं। आजकल से सब्जियां शुरू करी है नगर निगम ने, लेकिन बहुत लंबे समय से लोग सब्जी के लिए, फल के लिए परेशान होते रहे, खासतौर पर बुजुर्ग लोग, पेशेंट्स, जिनके लिए हरी सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं या जिनके लिए फल बहुत ज़रूरी हैं। फल का तो अभी भी नहीं कहा गया है, क्या उम्मीद करें कब तक हम ये और दूसरा एक राशन का भी सवाल मैं आपसे इसमें जोड़ना चाहता हूँ। अभी कहा जा रहा है कि हम डोर टू डोर राशन पहुँचाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। क्या ये संभव है कि हम 3 मई के बाद कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें, एक एक दिन के हिसाब से कुछ क्षेत्रों के बाज़ार खोलें और लोगों को किराना दुकान पर जाकर मिल सके? ये क्या संभव हो पाएगा? जहाँ तक राशन की बात है, राशन की दुकानें लगभग खुल गई है, मेरी भी लगातार अधिकारियों से बात होती है, पर जो पहले एकदम राशन को लेके जो हाइक थी, अभी मैंने कुछ पूछा कि आज हमारे कितने ऑर्डर मिले, तो आज हमने देखा कि राशन के एकदम ग्राफ नीचे गिर गया, लोगों को जितना आवश्यक है उतना मिल रहा है। पहले ऐसे एक सीनियर बनाया गया था, राशन की बहुत कमी, राशन स्टॉक कर रहे थे लोग, तो अब मुझे लगता है राशन वाला इशू खत्म हो गया, और कल से तो और खत्म हो जाएगा, इतना राशन मिलेगा जितना आवश्यक है। सब्जी और फल, जहाँ तक सब्जी की बात है, देखो सब्जी में एक समस्या थी, सब्जी जब किसान निकालता है वहाँ से लेके घर तक
सब्जी के कुछ स्थान ऐसे हैं कि मंडी हो या स्थान हो जिसमें कई लोगों के हाथ लगते हैं, और एक ये ऐसा माध्यम था जो डॉक्टरों का कहना था, ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि आप भले ही सोशल डिस्टेंस तो रख रहे हो, लेकिन आपके घरों में इजीली अगर किसी पॉजिटिव का हाथ लगा या किसी पॉजिटिव के छू के वो आई तो आपके यहाँ इजीली वो पहुंच जाएगी। जाएगी। तो एक ऐसा डर बना रहा, हमको भी लग रहा और था, यही फल के साथ भी है। ये भी फल के साथ है, तो हमको भी लग रहा। अब हमने क्या करा कि हम सीधे किसानों से कहा है, जो हमने व्यवस्था तय की है कि किसानों से कहा है आप सीधे खेत से, हमने कुछ सेंटर बनाए हैं इंदौर में, 12 सेंटर बनाए, और खासकर वो सब आउटर एरिया में, जैसे खंडवा रोड बाईपास पे, एयरपोर्ट के पास में, जो देपालपुर की जो सब्जी आएगी वो एयरपोर्ट के पास में सेंटर बनाया, जो खंडवा रोड से निमाड़ से सबसे ज़्यादा सब्जी आती है तो खंडवा रोड के आसपास हमने 7-8 सेंटर बनाए, वहाँ हम पूरी सब्जी वो डंप करेंगे, और वहाँ और भारी व्यक्ति का नहीं रहेगा, जो हमारे कर्मचारी हैं नगर निगम के वो उसमें रहेंगे सिस्टम में, वहाँ हम बैग बना के 150 रुपये में जो रहेगा पैकिंग करा हुआ सामान, सैनिटाइज भी आप सब्जियों बिल्कुल करेंगे, सब करेंगे, सब और आपके जो कर्मचारी रहेंगे वो भी सैनिटाइज रहेंगे, बिल्कुल, इसीलिए दस्ताने वस्ताने पहने इसलिए रहेंगे। हम मंडी की व्यवस्था अभी छोड़ रहे हैं, क्योंकि मंडी में कह नहीं सकते क्या हो, फल में भी ये समस्या आने वाली है, तो हम सब्जी का शुरू कर रहे हैं। आज शाम को जो सब्जी बांटने वाले लोग हैं, सब्जी पहुंचाने वाले लोग हैं, उनको सब पासे दे दी गई है, शाम को उनकी आपस में मीटिंग है 7 बजे नेहरू स्टेडियम में, और सबको बताया गया है कि कहाँ से सब्जी लाना, कहाँ लाना, और वहाँ से दुकान पे लाना, ये पूरी चेन जम गई है, और मुझे लगता है कल से सब्जियाँ मिलने लग जाएगी। शंकर जी, बहुत इंदौर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी जा रही है कि कोरोना से तो प्रशासन लड़ रहा है, आप लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स लड़ रहे हैं, अस्पताल लड़ रहे हैं, लेकिन जो लोग दूसरी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं वो उनको इलाज नहीं मिल रहा। और मैं बहुत दुख के साथ और गुस्से के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, मैं कई नाम मैं भी बता सकता हूँ, जो इलाज के अभाव में मर गए। आज सुबह एक दिनेश शर्मा करके एक व्यक्ति हैं अंबिकापुरी के, उनको सुबह सीने में दर्द हुआ और प्रमोद द्विवेदी एडवोकेट हैं, वो अपनी कार में डालकर उसको 4 अस्पतालों में ले गए दिनेश शर्मा को, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका क्योंकि किसी भी अस्पताल ने उनका इलाज नहीं किया। ये आज ही की घटना है। देखिए, ये विषय बार बार आता भी है, हमारे पास भी आता है, लेकिन आप देखिए जो प्राइवेट डॉक्टर हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी है। शासकीय अस्पतालों की तो ऐसे ही, आप जो बात कर रहे हैं उनके पास में जो प्राइवेट हॉस्पिटल होगा वहाँ 4 अस्पताल में गए वो सभी आज। प्राइवेट में ले गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने ये शिकायत बार बार आई, लेकिन हमने ये देखा कि जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है उनकी अपनी समस्या है। हमने उनके ये कहा कि हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर ने की भी है, चौथराम, गोकुलदास, उनके मयूर। साथ हम एक बार जी। नहीं कई बार बैठे हैं। उनकी अपनी समस्या है, उनका कहना है कि हमारे डॉक्टर कम आ रहे हैं, और बहुत सारे डॉक्टर तो मोबाइल बंद करके बैठे हैं। हमारे जो नीचे का स्टाफ है, डॉक्टर तो फिर भी क्या एक बार देख के लिख के जाता है, लेकिन अटेंड जो करता है वो नर्स रहती है या वो वहाँ का जो बॉय रहता है। तो हमने देखा हॉस्पिटल में मोर देन 60% लोग अब्सेंट थे। हमने कोशिश करी, उनका बुस्टअप करा कि भाई आप आइए, आप, अच्छा वो भी डर गए थे। उनका कहना है कि उनके पास पीपीई किट नहीं है, ग्लोव्स नहीं है, मास्क नहीं है, उनको वो सुरक्षा जो की सुविधाएं नहीं मात्रा है। में वो तो दे ही रहे थे, लेकिन वो फिर भी एक साइकोलॉजी रहती है, आदमी को लगता है कि हमारे 2 डॉक्टरों की मौत हुई, उनको ऐसा लगता है कि ये ऐसी बीमारी जो दिखती नहीं है, अगर किसी को हो गई तो वो साइकोलॉजी करके जो अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जिनको आप जानते हो, मैं जानता हूँ, उनके मोबाइल बंद है। तो इस स्टेज पे अगर डॉक्टर अगर नहीं आएगा, अगर हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं रहेगा, तो हॉस्पिटल वाले भी क्या करें? हॉस्पिटल वाले पहले ही परेशान है। हमने बहुत कोशिश करी, हमने डराया भी, धमकाया भी, और फिर प्यार की कलेक्टर बात ने करी। कार्रवाई भी की है बहुत सारे बिल्कुल, होटल हमने में। हर कुछ 5-7 का डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किए कलेक्टर मनीष सिंह ने, कुछ कर्मचारियों को भी कहा गया है। बुस्टअप करा। हमने कहा देखो, आप खड़े रहोगे, हम आपके साथ खड़े हैं, पूरा सरकार आपके साथ खड़ी है, पर आपको रहना पड़ेगा। डॉक्टर नहीं रहेंगे तो हॉस्पिटल कैसे चलेंगे, और हॉस्पिटल नहीं चलेंगे तो फिर इलाज कैसे होगा? तो ये कुछ समय के लिए जो ये अफरा तफरी हुई, क्योंकि मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो 60 लोग कोरोना से मरे हैं, मैं समझता हूँ कम से कम 60 लोग ही इसलिए ऐसे मर गए होंगे इस अवधि में शंकर भाई इंदौर में, जिनको इलाज नहीं मिला। देखिए, सामूहिक जवाबदारी हम सबकी है, सरकार की है, जिला प्रशासन की है, जनप्रतिनिधि की है, पर डॉक्टर की भी है, हॉस्पिटल की भी है। हम सब मुस्तैद थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कड़ी थी हमारी डॉक्टर और हॉस्पिटल की, वो कमज़ोर थी। वो इसलिए कमज़ोर थी कि डॉक्टर के अब्सेंट, वहाँ का स्टाफ अब्सेंट, और उनका मोरल बुस्टअप नहीं था, इसलिए कमजोरी। शंकर भाई, आप चूँकि व्यापारिक वर्ग से भी आते हैं, आप उस कम्युनिटी से आते हैं जिसका व्यापार व्यवसाय में बहुत दखल है सिंधी समाज का, और बहुत सारे आपने पिछले दिनों मैंने देखा था कि आपने वीडियो कॉलिंग के ज़रिए बहुत सारी व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्षों से और पदाधिकारियों से चर्चा भी की थी। अब
जब लॉकडाउन 3 भी शुरू होगा हमारे इंदौर में, तो क्योंकि हम इस बहुत रेड जोन में हैं, लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के दरमियान हमारा व्यापार व्यवसाय को बहुत नुकसान हुआ है। हमारे व्यापारी वर्ग जो है वो घर में ज़रूर हैं लेकिन सड़कों पर आ गए हैं। यह हालत है, उनका व्यवसाय सड़कों पर आ गया है, कारखाने बंद हैं, मजदूरों के पास काम नहीं है, अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, रेवेन्यू कलेक्शन कम हो रहा है, टैक्स मिलना नहीं है। एक विकट आर्थिक अंधी सुरंग में हम जा रहे हैं। इससे निपटने का केंद्र सरकार क्या सोच रही है? आप खुद भी इंजीनियर हैं, व्यापारी हैं, आप खुद क्या सोच रहे हैं? और दिमाग में आपका कोई सेकंड या थर्ड कोई प्लान है इसके लिए? देखिए, इसके ऊपर हमारे स्तर पे जब हम स्थानीय लोगों से इसके विशेषज्ञ उनसे बात करते हैं, उन्होंने बहुत सारे अच्छे सुझाव भी दिए और उन्होंने सुझाव अपने तरीके से दिए कि व्यापार कैसे अच्छा चल सकता है। उनकी अपेक्षाएं भी हैं और कुछ अपेक्षाएं उनकी राज्य सरकार से, कुछ अपेक्षाएं केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार अपने स्तर पे भी सोच रही है। क्योंकि लगातार केंद्र सरकार के साथ लगभग एक दिन छोड़ के केंद्र सरकार की कोई ना कोई कैबिनेट मंत्री के साथ वीडियो कॉलिंग होती है, और उसमें चूंकि हम हॉट शहर में, तो इस शहर की वस्तुस्थिति के बारे में केंद्र सरकार प्रतिदिन या एक दिन छोड़ के रिपोर्ट लेती भी है। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन यहाँ अधिकार से चर्चा करते हैं, हमसे भी चर्चा करते हैं और पूरी फीडबैक लेते हैं। तो इस विषय पे केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी चर्चा चल रही है, और हम भी व्यवहारिक हल क्या हो सकता है उसको बीच का रास्ता निकालेंगे, ताकि व्यापार भी बना रहे और सरकार भी अपने आर्थिक नुकसान न करते हुए, या नुकसान करते हुए भी, लेकिन किस प्रकार हम मदद कर सकते हैं। क्योंकि सरकार की भी रेवेन्यू कलेक्शन की बहुत बड़ी चिंता है। सरकार को दो चीज़ों से बहुत पैसा मिलता है, एक शराब से और एक पेट्रोल डीजल से, और ये दोनों राज्य सरकार के विषय हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने शराब पर केंद्र सरकार से ही रोक लगी हुई है, जबकि राज्य सरकार के विषय पश्चिम बंगाल नहीं मान रहा, आपकी नरेंद्र मोदी सरकार के इस आदेश को पश्चिम बंगाल नहीं मान रहा, वहाँ शराब बिक रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में रेवेन्यू का नुकसान आबकारी को हो रहा है, पेट्रोल डीजल में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सरकार, राज्य की सरकार कैसे चलेगी जब तक कि उसके पास रेवेन्यू नहीं आएगा? वो मरीजों का और इन सब का इलाज कैसे करेगी? नहीं, सही है आपकी बात। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो वरिष्ठ लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, सीए हैं, इन सबसे वो चर्चा कर रहा है, और उनके साथ साथ उन्होंने एक टीम भी बनाई है। वो टीम बैकअप में सब चर्चा करती है, हम भी उनको फीडबैक देते रहते हैं। वो एक ब्लूप्रिंट बना भी रही है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में वो सबके बीच में ब्लूप्रिंट आएगा कि कैसे आगे चल के हम व्यापार भी और व्यवसाय भी और इंडस्ट्री भी चला सकते हैं, और उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं और व्यापारियों की, ये सब आपके सामने आएगा। सांसद जी, ये बात तो अपन उद्योग धंधे की करी, लेकिन चूँकि आप मालवा निमाड़ से हैं, हमारा जो प्रमुख धंधा है, व्यवसाय है, वो है खेती। किसान को पहले ही बहुत नुकसान हो गया, फसल में नुकसान हो गया, उसकी सब्जी में नुकसान हो गया, उसकी फूल की खेती का नुकसान हो गया, और दूसरी सब चीज़ों से उसकी परेशानी चली रही थी। अब जो गेहूँ कट गया है उसकी बिक्री होना, गेहूँ चना हमारा बड़ा बम्पर होता है, उसकी बिक्री का सरकार स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ किसानों के पास एसएमएस आता है, उनको लेके जाना है, सारे किसान बेच नहीं सकते, मंडियाँ चालू नहीं है। इंदौर की अगर हम बात करें, इंदौर, खरगोन, सेंधवा जो हमारे रेड जोन है, उज्जैन, ये सब तो रेड जोन के इलाके हैं, यहाँ की मंडियाँ बंद हैं। ऐसे अवसर में हम किसानों के लिए क्या आपके पास एक्शन प्लान है? क्योंकि आपका एक बड़ा क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र, चाहे सावेर हो, देपालपुर हो, गौतमपुरा हो, मऊ हो, तो इन सब इलाकों के किसान भी इंदौर में आकर व्यापार व्यवसाय करते हैं। मऊ ठीक है, धार संसदीय क्षेत्र में आता है, लेकिन उसके व्यापारी इंदौर तो आते ही हैं, तो किसान। तो अब इस स्थिति से निपटने के लिए खरीदी केंद्र कैसे बढ़ाए जाएं, उसकी फसल का उसको दाम कैसे मिले, और व्यापारी वर्ग जो है वो निजी क्षेत्र में खरीदी करने में समर्थन मूल्य से कम में तो कहीं गेहूँ नहीं खरीद रहा है, इस बात की भी चिंता की जानी चाहिए। देखिए, मैं कल खुद ग्रामीण क्षेत्र में गया था और देपालपुर में गया था, जहाँ गेहूँ बर्फर होता है, और हमने देखा कि वहाँ पर किस प्रकार से खरीदी शुरू हो गई। किसानों को एसएमएस आए हैं और किसानों से खरीदी की जा रही है, और जहाँ कोई छोटी मोटी समस्या थी, हमने तुरंत अधिकारी से बात करके उसका निदान कराया। तो ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ तक किसानों की गेहूं की खरीदी है और दूसरी फसलों की खरीदी वो प्रारंभ हो चुकी है। केंद्रों पे हमने व्यवस्था की है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में कलेक्शन सेंटर हुए, मंडी चालू नहीं हुई है, लेकिन हमने एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी सुविधा दी है, सौदा चिट्ठी। जो व्यापारी है उसको इतनी छूट दी है कि वो किसानों से जाके खुद ही वो गेहूँ खरीद सकता है, और उसको जो मिनिमम मूल्य है वो दे सकता है। तो ये इतनी अच्छी व्यवस्था है कि किसानों से सीधे खरीदी की जा सकती है
व्यापारी द्वारा। व्यापार उसको मूल्य नहीं मिल रहा है किसान को प्रॉपर। मिनिमम प्राइस तो देना पड़ेगी, ये तो कंडीशन रखी है, ये कंडीशन व्यापारी के साथ रखी है कि जो मिनिमम मूल्य रखा है। और अब तो हमारे ऐसे में चले गए, मैं कल गया देपालपुर में, कल छोटे किसानों को मिला था, और मैं जब वहाँ बैठा ही था तो बड़े किसानों को भी ऐसे में आना शुरू हो गए थे। तो अब शुरू हो गए खरीदी, कहीं कोई समस्या नहीं है। कि हमने इंदौर शहर के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें हमने लॉकडाउन, शिवराज जी की जो छवि है वो किसान हितैषी छवि है। और वो जो कहते थे कि मैं एक वो बोनस देंगे किसानों को गेहूं का, उसकी भी अभी तक घोषणा नहीं हुई। जिस तरह के अभी तो खरीदी की बात चल रही है, क्योंकि खरीदी हो जाएगी, किसानों को पैसा मिलेगा तो कम से कम किसान का रोटेशन शुरू हो जाएगा, आगे की वो तैयारी, सोयाबीन की तैयारी करनी है उसकी। तो वो सब जहाँ तक किसान की लॉकडाउन में उन्होंने पिछले हफ्ते ही तय किया था कि किसानों संबंधी किसान किसी को, किसान के जो हार्वेस्टर हो, मजदूर हो, किसी को नहीं रोका जाएगा। यहाँ तक कि बीज खाद की व्यवस्था भी उन्होंने की है। तो जहाँ तक कृषि का मामला है उसमें सरकार ने बहुत सारी छूट दी है, और वो लॉकडाउन से अलग है और काम चल रहा है कृषि। आज सचिन यादव जो पूर्व कृषि मंत्री थे, उन्होंने एक बयान जारी किया है, और उनका बयान ये कह रहा है कि आपने जो कमलनाथ सरकार ने जो कर्ज माफी की घोषणा की थी, और वो कर्ज माफी का जो तीसरा चरण शुरू करने वाले थे, उसके बाद में पहले ही सरकार गिर गई। तो कर्ज माफी की योजना जो है आपकी सरकार ने बंद कर दी है। तो वस्तु स्थिति क्या आपने वास्तव में कर्ज माफी बंद कर दी है? देखिए, कर्ज माफी उनका जुमला था कांग्रेस का, और मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र में गया। कर्ज माफी के बाद मैं चुनाव में आया, लोकसभा चुनाव में, मैं गांव-गांव किसान से पूछता था कि आपका कर्ज माफ हुआ? मुझे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में 3 विधानसभा लगती है, एक किसान नहीं मिला जो बोले कि मेरा कर्ज माफी हुआ। बाद में उन्होंने छोटे मोटे कर्ज माफ किए भी होंगे। नहीं, अब आप करोगे कि नहीं करोगे? आपकी सरकार करेगी कि नहीं करेगी? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हित में बहुत सारी योजना चलाई, और वो किसान नहीं, मेरा तो पिन पॉइंट सवाल है, मेरा तो स्पेसिफिक सवाल है कि क्या किसानों का कर्ज आप माफ करेंगे? किसानों के बेहतरी के लिए पहले जो योजना थी वो उससे ज्यादा अच्छी थी, कारगर थी, ये किसान मान रहे थे, और उसी का परिणाम था पूरे प्रदेश में 28 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, लोकसभा मिली। लोकसभा तो ये किसानों को लग गया। ये कांग्रेस सरकार ने लॉलीपॉप दिया है, कांग्रेस की सरकार नहीं कर सकती, पूरी खोखली है, पूरा उन्होंने देख लिया, खजाना खाली है, न उन्होंने कलेक्शन करा। अगर उनको रहता तो साल भर रहे वो, तो क्यों नहीं उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया? उससे ज्यादा किसानों के लिए 15 महीने की सरकार थी, 1 साल से ज्यादा रही, 15 महीने, जी बिल्कुल रही। तो शिवराज सिंह चौहान ने उनसे ज्यादा काम किसानों के लिए किया, इसलिए पूरे किसानों को मामा पे पूरा भरोसा है, और उन्होंने उसकी शुरुआत कर दी। शंकर भाई, एक बहुत बड़ी समस्या है दवाइयों की। अभी बाहर से भी दवाई नहीं आ रही है, दवाई से फिर वो दवा बाजार में होलसेल मार्केट में नहीं आ रही है, और वहाँ से रिटेलर तक नहीं पहुँच रही है। अगर आपको 4 दवाई भी खरीदनी हो, और सामान्य दवाइयाँ हो, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, या छोटी मोटी जो बीमारियाँ घर में होती रहती हैं जिसकी रेगुलर दवाइयाँ लगती हैं, तो दवाई का बहुत टोटा, आपको 6-8 दुकानों पर घूमना पड़ता है, तब आपको 4 दवाई मिलती है। ये दवाई और आपके बीच में, सरकार के बीच में कुछ सामंजस्य बैठा के, खासतौर पे हमारे कम से कम इंदौर के जो 30 लाख की आबादी है, इसमें अगर हम 10% भी पकड़ें तो 3 लाख लोग हैं जो जीवन रक्षक दवाइयों पे जिंदा, रोज उनको दवाई चाहिए, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, कैंसर की, टीबी की, छोटी मोटी बीमारियों की। तो इसके लिए क्या कर रहा है? देखिए, कुछ 1-2 ऐसे इंसिडेंट हुए दवा बाजार में, उसके कारण दवा बाजार के जो व्यापारी हैं वो थोड़े घबराए हुए थे। हमने उनके साथ बैठक की, 2 बैठकें की, उन्होंने जो जो आवश्यक बोला वो हमने किया। अब वो धीरे धीरे दुकानें खुलने लग गई हैं। अब उनकी समस्या ये है कि जो रिटेलर है, आजकल रिटेलर के साथ साथ जो कंज्यूमर है वो सीधे ही दवा बाजार पहुंच जाता है, भीड़ लगने लग गई। तो हमने उनसे कहा कि जो होलसेलर है कि आप दुकानदारों को दीजिए, और दुकानदार अपने यहाँ खोलेगा, और ये आवश्यक चीज़ों में रखा गया दवाई को भी। तो अगर कोई दुकानदार बंद करता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल करने का भी हमने प्रावधान रखा है। तो धीरे धीरे अब हो रहा है। जहाँ तक दवाई सप्लाई की बात है, हमने पूरी चेन बनाई है दवाई सप्लाई के लिए, कहीं किसी को रोक नहीं रहे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब चालू है। यहाँ उल्टा हम देख रहे होंगे, हफ्ते में 1 या 2 बार यहाँ से हैदराबाद और यहाँ से छाजा भी दवाई गई। ल्यूपिन भेज रही है, खासतौर पे SCQS जो है दवाइयाँ, जो अमेरिका भी मांग रहा था, और दक्षिण अफ्रीका भी हमने बेची है यहाँ से। देश में हमारे 1-2 इंडस्ट्री ऐसी है दवाई को लेकर, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो पूरे देश ने, पूरी दुनिया को सप्लाई करती है। तो हमारे यहाँ दवाई को लेकर ऐसी कोई चिंता नहीं। ये बात जरूर है कि होलसेलर में कुछ समस्या आ गई थी, और उसके कारण रिटेलरों की दुकान बंद थी। अभी आप देखेंगे धीरे धीरे होलसेलर भी चालू हो गए, और रिटेलर क्या भी मिलने लग गई है। शंकर भाई, क्या भयावह स्थिति है? आप देख रहे हैं, रोज फील्ड में हैं, अधिकारियों से आपकी बातचीत हो रही है, 1500 के आसपास हम पहुंच गए हैं। अब घबराने लगा है मन, अब ऐसा लगता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कब तक ये स्थिति सुधरेगी, क्या लगता है? अब लगता है हमको इससे घबराना नहीं चाहिए, पर सतर्क रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, पर सतर्क पूरे रहना चाहिए।
वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी हमने देखा होगा जो शुरुआती दौर था हमारा, जिसमें हमने देखा जिसमें प्रकरण जिसमें ज्यादा लगातार बढ़ते जा रहे थे जिसमें हम। बड़ा, अब उसमें देखिए जो हमने सैंपल लिए थे, उस सैंपल में से औसतन 25, 30, 40% तक पॉजिटिव गए थे। अब जो हम सैंपल ले रहे हैं वो 20% तक, 20, 14, 10 तक भी आए, 7 तक भी आए एक बार। दूसरा जो रिकवरी का रेट था वो बढ़ा है। आज भी 40-42 लोग निकले, ठीक होके घर गए। कल भी हमने देखा किस प्रकार घर है। तो लगातार प्रतिदिन अब लोग ठीक होके घर जा रहे हैं, तो ये प्रतिशत ठीक होने वाला बढ़ा है। जो सैंपल का प्रतिशत पॉजिटिव आने वाला था वो कम हुआ है। तो मुझे लगता है अब हम एक सकारात्मक दौर में जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमको सतर्क रहना है। हमको इस लॉकडाउन का जो पालन है पूरी तरह करना है, और हो सकता है जिस प्रकार की सिचुएशन है उसमें हमको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। 3 लॉकडाउन मई में के आप इशारा कर रहे हैं कि 3 मई के बाद भी शायद ये लॉकडाउन जारी रहेगा। जाना पड़ेगा। कारण ये कि अगर थोड़े समय के लिए हमने अगर ये ध्यान रखा तो मुझे लगता है आगे लंबे समय तक हम ठीक रह पाएंगे। कभी हमने अभी छूट दी और उसमें कुछ चीज़ें बिगड़ गई तो लंबे समय के लिए लॉकडाउन में जाना पड़ेगा। इसलिए असुविधा जरूर है, मैं क्षमा भी मांगता हूँ जनता से जिनको असुविधा हो रही है, लेकिन हमको इसमें जाना पड़ेगा। और जाने के बाद ये स्थितियाँ कंट्रोल में रहेगी, और मुझे लगता है कि हम जल्दी, मैं ऐसा नहीं करूँ लंबा लॉकडाउन तीसरा होगा, छोटा लॉकडाउन होगा, लेकिन हमको स्थितियाँ कंट्रोल लाने में जितने दिन की आवश्यकता है उसका प्लान हम बना रहे हैं। बहुत धन्यवाद शंकर ललवानी। शंकर ललवानी कह रहे थे कि उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि क्यों इंदौर में इस तरह से कोरोना फैला, उसकी भयावहता क्यों ही। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में जिस तरह की तैयारियां करनी चाहिए थी वो तैयारियां उस वक्त की सरकार और प्रशासन ने नहीं की, और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी बस्तियों में उस वक्त सहयोग नहीं मिला और वो लोग इलाज कराने को तैयार नहीं थे, अपनी बीमारियों को छुपा रहे थे। उन बस्तियों के कारण भी कोरोना इंदौर शहर में फैलता रहा। और सबसे बड़ी बात वही कह रहे हैं कि अभी भी हम उस स्थिति से बाहर नहीं आए, इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ दिन और हमको असुविधा झेलें, लेकिन ये असुविधा ज़रूरी है क्योंकि हम लंबे समय तक अच्छा रहना चाहते हैं। तो अभी हमको सतर्क रहना होगा, थोड़ा सा असुविधा झेलनी पड़ेगी। और ये बात भी सही है कि अब स्थिति धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। कुछ समस्या हैं दवाइयों की, सब्जियों की, फलों की, राशन की। शंकर ललवानी आश्वासन दे रहे हैं कि उसका निराकरण होना शुरू हो गया है। 1-2 दिन में स्थितियां और पटरी पर आ जाएंगी। और व्यापार और किसान के लिए भी सरकार चिंतित है। हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि जब तक ज़िंदगी है तब तक उम्मीद है, और उम्मीद पर ये पूरी दुनिया टिकी है। हम अच्छे की उम्मीद करते हैं। सकारात्मक रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़।